तो फिल्म की कहानी 1992 में शुरू होती है, जहां हम रेबेका नाम की एक बच्ची को अपने घर में देखते हैं। इस घर के ही कंपाउंड में एक पूल था और रेबेका नोटिस करती है कि उसके भाई का एक टॉय बोट इस पूल में गिरा हुआ था। रेबेका का भाई टर्मिनली इल था और इसीलिए रेबेका खुद इस बोट को पूल से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से रेबेका पूल में गिर जाती है और हम भी उसको ऐसा लगता है मानो कोई रेबेका को पानी में नीचे खींच रहा हो। एक बार को तो रेबेका अपनी माँ को भी पूल साइड में पानी के अंदर से देख पाती है, लेकिन पानी से ऊपर आने पे रेबेका को वहां कोई नहीं दिखती। फिर एकदम से वापस रेबेका पानी में डूबने लगती है एंड देन वहां पूल की लाइट्स फ्लिकर भी करती है। इन द एंड रेबेका पूल में डूबकर मारी जाती है और हम उसके शरीर तक को पूल में नहीं देख पाते, मानो रेबेका एकदम से गायब हो गई हो। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम वॉलो फैमिली से मिल पाते हैं। इस परिवार में हस्बैंड का नाम रे है, वाइफ का नाम ईव और इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है इजी और इलियट। रे एक नामी बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। बेसिकली एक ऐसी बीमारी जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और इंसान को इससे चलने फिरने या फिर बोलने तक में तकलीफ हो सकती है। हम देख पाते हैं कि रे भी एक केन की मदद से चल रहा है एंड ऑफ कोर्स इस बीमारी की वजह से उसे बेसबॉल से तो रिटायर होना ही पड़ा। रे की ट्रीटमेंट वगैरह को मद्देनजर रखते हुए ये परिवार एक नए घर की तलाश में थे और इन्हें वही पूल वाला घर पसंद आता है जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। रे की डॉक्टर भी उसको बोली थी कि स्विमिंग उसके लिए बेनिफिशियल है और इस घर में तो एक पूल भी है। तो ऐसे में वॉलर फैमिली अपने रियल्टर से बात करके इस घर को खरीद लेते हैं। इसके बाद वॉलर फैमिली घर को अपने हिसाब से फिक्स करने लगते हैं और रे पूल के ड्रेनेज को क्लीन करने लगता है। ड्रेनेज क्लीन करते वक्त रे का हाथ थोड़ा कट जाता है और ऐसे में फैमिली डिसाइड करती है कि ये लोग प्रोफेशनल्स की हेल्प लेंगे पूल को फंक्शनल बनाने में। जब प्रोफेशनल वर्कर्स आते हैं तो वो लोग इस पूल से एकदम सरप्राइज थे, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पूल काइंड ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग था। आई मीन इस पूल में अंडरग्राउंड स्प्रिंग से कहीं से तो पानी आ जाता है और ये एकदम नेचुरल है। इट्स जस्ट लाइक ए वेल, यानी हमारे गांव सब में कुआं होता है ना, जहां अपने आप फिल्ट्रेशन होता है, पानी खुद आता है, पानी क्लीन भी होता है और उसके मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, मतलब बहुत मिनिमल। ये सुनकर वॉलर फैमिली बहुत खुश होती है और पूल को फंक्शनल बनाने के बाद ये लोग इसमें खूब स्विम करते हैं। उसी रात जब ईव पूल में स्विम कर रही होती है तो उसे पानी के अंदर से पूल साइड में रे दिखता है, लेकिन ऊपर आने पे रे वहां नहीं था। इससे ईव को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके पूल से निकल जाती है। अब उसी रात इनकी फैमिली कैट पूल के पास होती है जब कैट को 1992 वाला टॉय बोट दिखता है एंड देन ये कैट गायब हो जाती है। अगले दिन फैमिली में सबको पता लगता है कि इनकी कैट गायब हो गई है और इससे एलियट सबसे ज्यादा परेशान था। इस घटना के कारण ये लोग पूल के ऊपर एक कवर इंस्टॉल करते हैं ताकि जब पूल यूज में ना हो तो इसे कवर से ढका जा सके। कुछ दिन और बीतता है और ईव नोटिस करती है कि रे पूल में कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करने लग गया था। लाइक वो सुबह शाम स्विमिंग करता रहता था एंड देन पूल में रिलैक्स भी करता था। नाउ रे जब अपने अगले मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है तो उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट से डॉक्टर्स आश्चर्य में थे। आई मीन रे कुछ ज्यादा ही जल्दी रिकवर कर रहा था और रे को लगने लगा था कि ये सब उस पूल में स्विमिंग एंड वाटर थेरेपी करने के कारण है। खैर एक दिन एलियट पूल में अकेले स्विम करने जाता है जब वहां होल से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। एलियट इस आवाज से बातें करने लगता है और ये आवाज खुद को मूवी के पहले सीन वाली रेबेका बता रही थी। रेबेका कह रही थी कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है और जैसे ही एलियट इस होल के करीब जाता है वहां अचानक से एक एंटिटी आकर एलियट को खींचने की कोशिश करता है। एलियट किसी तरह अपना हाथ छुड़ा के पूल से बाहर निकलता है और वो ये सारी बात अपनी मॉम ईव को बताता है। अब ईव इस बात को थोड़ा सीरियसली लेती है, लेकिन रे इसे बहुत हल्के में लेता है। रे का कहना था कि एलियट अभी बच्चा है और वो कुछ तो एवे ही इमेजिन कर लिया होगा। खैर अगले दिन पूरी फैमिली एलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस पे जाते हैं और वहां कोच के इंसिस्ट करने पे रे भी स्विंग करने जाता है। अब पहली दो बार तो रे बॉल को हिट नहीं कर पाता, लेकिन थर्ड टाइम वो इतनी जोर से बॉल हिट करता है कि बॉल तो फट ही जाता है, साथ ही स्टैंड्स का लाइट भी बॉल से हिट होके टूट जाता है। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि अब ऐसा लग रहा था मानो रे पूरी तरह ठीक होने लग गया है, मतलब एकदम नहीं हुआ लेकिन उस प्रोसेस में है और वो वापस से बेसबॉल प्लेयर बन सकता है। खैर उस रात रे और ईव अपने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ के बाहर जाते हैं और ऐसे में इजी अपने बॉयफ्रेंड रॉनिन को घर पे बुला लेती है। इजी और रॉनिन पूल में मार्को पोलो खेल रहे होते हैं जब वो पूल एंटिटी इजी को भी खींचने की कोशिश करता है। इजी किसी तरह पूल से बाहर आती है और अब उसे भी लगने लग गया था कि इस पूल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर उस वीकेंड वॉलो फैमिली आसपास के सभी लोगों को अपने घर पूल पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं और इस पार्टी में कई लोग थे। लाइक इनकी रियल्टर आई थी, बेसबॉल कोच और उनका बेटा टाई आया था, रॉनिन आया था एंड और भी कई सारे नेबर्स आए
थे। यहाँ बात बात में रियल्टर रिवील करती है कि इस घर में कई साल पहले फुलर फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली की बेटी यहाँ डूबकर मारी गई थी। ये बात सुनते ईव पूछती है कि क्या उस डूबने वाली लड़की का नाम रेबेका था, और ये सुनते रियल्टर शॉक में थी कि ईव को ये नाम कैसे पता। दरअसल अगर आपको याद हो तो जब एलियट पे पूल में हमला हुआ था तो वो अपनी माँ ईव को सब बताया था कि उसे पूल में कोई रेबेका नाम की लड़की बुला रही थी। तो यही बात ईव को याद थी। खैर, इस बात को सुन के ईव का शक और बढ़ जाता है और वही पैरेलल में रे कोच के बेटे टाई के साथ पूल में खेल रहा होता है। तभी अचानक से रे डूबने लग जाता है और टाई उसके कंधे पे था, यानी कि वो टाई को पकड़ के अननोइंगली उसे भी डुबाने लग गया था। ऐसे में कोच और बाकी लोग पूल में कूद के रे और टाई दोनों को बचाते हैं। टाई के माता पिता एकदम आग बबूला थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रे ही टाई को डुबा रहा था, लेकिन ईव उन्हें समझाती है कि ये सब रे की बीमारी की वजह से हुआ होगा। इनफैक्ट रे खुद भी तो डूब ही रहा था ना। इस घटना से परेशान होकर ईव एकदम डिसाइड करती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी और वो पूरे परिवार के साथ यहाँ से निकलने की सोचती है। लेकिन जैसे ही ये लोग गाड़ी गराज से निकालते हैं, रे एकदम से चोक करने लगता है और हम उसके नेक पे ब्लैक वेन्स देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में किसी तरह का ब्लैक वाटर यानी काला पानी घुस गया है और ये कोई असाधारण शक्ति है जो इस परिवार को यहाँ से बाहर जाने से रोक रही हो। अगर रे बाहर जाएगा तो इस ब्लैक वाटर पे चोक करने लग जाएगा। तो ऐसे में इन्हें घर में ही वापस आना पड़ता है और रे बहुत अजीब बातें करने लग गया था, लाइक मुझे वापस पूल में ले चलो और मैं ठीक हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रे किसी तरह का ड्रग एडिक्ट बन गया है और उसका ड्रग्स कोई नॉर्मल ड्रग्स नहीं बल्कि वो पूल है। नाउ अगले दिन ईव इस घर के हिस्ट्री के बारे में पता करती है और उसे पता लगता है कि यहाँ सिर्फ रेबेका ही डूबकर नहीं मारी गई थी, बल्कि पास्ट में उस जगह पे कई लोगों के डूबने के बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं। ऐसे में ईव डिसाइड्स कि वो रेबेका की फैमिली से मिलने जाएगी ताकि उसे वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ईव फौरन रेबेका की फुलर फैमिली के नए घर पहुंचती है जो कि काफी आलीशान था। यहाँ ईव को बस रेबेका की मॉम मिलती है जो कि काफी स्वीट सी दिख रही थी और वो बता रही थी कि कैसे उनका बेटा बहुत सक्सेसफुल हो गया है और उसी की बदौलत ये परिवार इतना वेल ऑफ है और ये घर इतना आलीशान है। ईव डायरेक्टली मिसेस फुलर से उनकी बेटी रेबेका के बारे में पूछती है और रेबेका का नाम सुनते मिसेस फुलर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बार बार पूछने पे मिसेस फुलर उस घर स्पेसिफिकली उस पूल की सच्ची कहानी बताती है। तो सालों पहले उस एरिया में कोई घर वगैरह नहीं था बल्कि काइंड ऑफ जंगल था और एक हीलिंग स्प्रिंग हुआ करता था। स्प्रिंग बोले तो वाटर बॉडी। ये एक ऐसा स्प्रिंग था जहां आप सिक्का फेंक के अपना विश मांग सकते हैं और आपकी विश पूरी हो जाएगी। उस समय लोग शायद स्प्रिंग की पूजा भी करते थे क्योंकि ये स्प्रिंग लिटरली उनकी विशेस पूरी कर रहा था। लेकिन स्प्रिंग की अपनी भी एक विश थी। बेसिकली जब भी यहाँ का पानी जागेगा तो उसे एक जिंदगी चाहिए। जी हाँ, ये विशेस फ्री में नहीं मिल रही थी बल्कि इन विशेस के बदले ये स्प्रिंग लोगों की जिंदगी भी ले रहा था। अब अगर आप व्यूअर्स को याद हो तो फिल्म के स्टार्टिंग में मिसेस फुलर का बेटा यानी रेबेका का भाई टर्मिनली इल था, तो अब वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया है? इनफैक्ट वो काफी हेल्दी भी है। वेल, मिसेस फुलर बताती हैं कि उनका बेटा टॉमी इसी पूल की वजह से ठीक हुआ, लेकिन बदले में पूल ने रेबेका की जान ली। इनफैक्ट मिसेस फुलर खुद इस पूल से पजेस थी और वो पूल की मदद करी थी रेबेका यानी अपनी बेटी को मारने में। हम देख पाते हैं कि मिसेस फुलर की आंखों से काला पानी निकलने लग गया था और वो एकदम से बीमार दिखने लग गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आज भी मिसेस फुलर उस पूल की एंटिटी द्वारा पजेस्ड है। मिसेस फुलर को इस हालत में देख ईव वहां से निकलती है और वो अब समझ गई थी कि उसके फैमिली के साथ क्या हो रहा है। दरअसल ये पूल रे को ठीक कर रहा है, लेकिन बदले में पूल को इनके दोनों बच्चों में से किसी एक की जान चाहिए। वहीं घर पे हम रे को देखते हैं जिसके अंदर पूल का वही ब्लैक लिक्विड जैसा कुछ आ चुका था और वो अब काइंड ऑफ पजेस था। नाउ ये पूल एलियट को इनकी फैमिली कैट की आवाज से ल्योर करता है, जिसके परिणाम अनुसार एलियट पूल में गिर जाता है। एलियट एकदम से डूबने लग गया था और पूल का कवर भी अपने आप बंद होने लगता है ताकि एलियट बाहर ही ना निकल सके। तभी ईव यहाँ पहुंच जाती है और वो इजी से हेल्प बुलाने कहती है। वहीं वो खुद पूल में डाइव करती है एलियट को बचाने। अब मैं आपको बता दूं कि ईव के पिता नेवी में थे और ईव बहुत एक्सपर्ट स्विमर थी। ईव पूल में काफी अंदर स्विम करती है और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरे ही डिमेंशन में पहुंच गई है। वो कहते हैं ना डीप वाटर्स में, ऐसा ही कुछ लग रहा था। दूसरी तरफ इजी घर के अंदर हेल्प लेने जाती है, लेकिन अब तक रे फुली पोजेस था। रे अपनी बेटी इजी पे ही हमला करने लग जाता है और इजी किसी तरह रे से बचने की कोशिश करती है। कमिंग बैक टू ईव, वेल वो पानी में काफी डीप जाके एलियट को डूबता देख पाती है, लेकिन तभी पूल वाली एंटिटी उस पे हमला कर देती है। इनफैक्ट यहाँ हम उन सब की आत्माओं को देखते हैं जिनकी जान इस पूल ने कभी ना कभी ली है। एलियट को अपनी बाहों में लेने के बाद ईव को चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और आत्माएं दिख रही थी, यानी
यानी उसके निकलने का कोई तरीका नहीं था। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि ईव और इलियट दोनों डूबकर मारे जाने वाले थे, लेकिन तभी वहां रेबेका की आत्मा आती है जो कि एक कॉइन उछाल के ईव को सतह तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। ईव फौरन लाइट को फॉलो करते हुए सतह तक पहुंचने की कोशिश करती है एंड फाइनली वो इलियट को लेकर ऊपर आ पाती है, यानी पानी से ऊपर, और हम ये समझ पाते हैं कि ईव ने ना सिर्फ खुद को बल्कि इलियट को भी बचा ली थी। स्टिल खेल अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि पजेस्ड रे वहां बाहर आकर ईव पे हमला कर देता है। तभी इजी एक बेसबॉल बैट से अपने पिता रे को मार के नीचे गिराती है। परिवार वाले मिलकर रे को होश में आने कहते हैं, जिसके बाद रे काले पानी की उल्टी करके अपने होश में आता है। ये लोग इलियट का जल्द से जल्द इलाज करवाने यहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन अब इलियट के साथ रे वाली घटना हो रही थी। उसके अंदर ब्लैक वाटर था जो कि इस परिवार को यहाँ से बाहर निकलने से रोक रहा था। ऐसे में इलियट की हालत गंभीर हो सकती थी और इसीलिए रे खुद पूल में जाके खुद को सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि एसेंशियली पूल को बस एक लाइफ चाहिए थी। तो रे जब अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया, यानी वो पूल में गया, तो हम देख पाते हैं कि पूल का पानी काला हो जाता है, डिपिक्टिंग कि पूल ने रे को कंज्यूम कर लिया है। और इसके ठीक बाद इलियट ठीक हो जाता है। इनफैक्ट पूल भी थोड़ी देर में नॉर्मल हो चुका था। यहाँ से कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है, जहाँ वॉलर फैमिली में सिर्फ ईव और उसके दोनों बच्चे यानी इजी और इलियट बचे हैं। ईव सोचती है कि वो इस घर को बेच देगी, लेकिन इलियट का कहना था कि अगर वो लोग इस जगह को छोड़े तो ये पूल फिर से किसी फैमिली को अपना शिकार बनाएगी। इसलिए वॉलर फैमिली डिसाइड करती है कि वो यहाँ रहेंगे और ईव इस पूल को सीमेंट वगैरह से परमानेंटली ढकवा देती है। यहीं पे नाइट स्विम मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी, और अब हम और आप मिलकर इस फिल्म में दिखने वाले पूल और उससे जुड़ी एंटिटी पे बात करेंगे। तो फिल्म में हमें इस जगह की एक बैक हिस्ट्री दिखाई गई है, जिसके हिसाब से उस जगह पे पहले एक वाटर बॉडी थी। वो वाटर बॉडी या स्प्रिंग एक विशिंग वेल की तरह थी, जहां लोगों के डीप डिजायर्स और विशेस पूरे होते थे। लेकिन जब भी यहाँ का पानी एक्टिव होता तो उसे एक जिंदगी चाहिए थी। समय के साथ साथ एरिया डेवलप हुआ, आसपास घर बन गए और इस जगह पे एक पूल बना जो कि एकदम नेचुरल था। सदियों से ये पूल लोगों की विशेस पूरी कर रहा था, लेकिन बदले में परिवार से किसी की जान ले रहा था। फॉर एग्जाम्पल फुलर फैमिली में बेटा टर्मिनल डिजीज से फुली रिकवर हो गया। इनफैक्ट वो काफी सक्सेसफुल भी था, लेकिन बदले में बेटी रेबेका मारी गई। इनफैक्ट इस पूल के ब्लैक वाटर से फैमिली में कोई तो पजेस भी जरूर होता है, जैसे फुलर फैमिली में मिसेस फुलर ही पजेस हुई थी, ताकि अगर परिवार घर छोड़ना भी चाहे तो घर छोड़ नहीं सके। नाउ कमिंग टू वॉलर फैमिली, वेल आपको याद होगा रे का हाथ कट गया था जब वो इस पूल का ड्रेनेज साफ कर रहा था, लेकिन फिल्म में हम आगे देख पाए कि रे उस कट से 1-2 दिन में ही कंप्लीटली हील कर गया था। दिस डिपिक्ट्स कि इस पूल में गजब की हीलिंग प्रॉपर्टी है, सिर्फ ऐसी फिजिकल इंजरीज से नहीं, बल्कि अगर आपकी कुछ अंदरूनी इंजरी भी है, किसी तरह की बीमारी है, वो तक ठीक होती है। इस पूल का एंटिटी फैमिली में सबको एनालाइज करता है एंड देन जो सबसे डेस्परेट होता है अपने किसी डिजायर को लेकर, उसे टारगेट करके उसकी विश पूरी करता है। वहीं परिवार में कोई और मारा जाएगा इस पूल में डूबकर। ये एंटिटी अपने पुराने विक्टिम की भी आवाज निकाल सकता है, लाइक रेबेका की आवाज निकाला था, कैट की आवाज इत्यादि। इस फिल्म को देखकर मुझे थोड़ी ऑक्यूलस फिल्म की याद आती है, जहां वो मिरर भी आपको आपकी डीपेस्ट डिजायर फुलफिल होते हुए दिखाएगा एंड देन सबकी जान ले लेगा। डिफरेंस ये है कि ये पूल वाकई में आपकी विशेस पूरी करता है और सिर्फ एक जान लेता है, यूजुअली फैमिली से, और जान भी तब लेगा जब वाटर एक्टिव होगा। लेकिन ऑक्यूलस वाला मिरर तो सबको ही मार देता था, हमेशा मारते रहता था और विशेस पूरी भी नहीं करता था, बस पूरी होते हुए दिखाता था। ओवरऑल मुझे फिल्म का कॉन्सेप्ट सही लगा, लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन वीक है। अगेन मैं ऑक्यूलस का एग्जांपल लूंगा, जहां एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहां एग्जीक्यूशन थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। तो दोस्तों मूवी की कहानी सन 1986 यानी 1986 में शुरू होती है, जब हम व्यूअर्स टीवी पे हैंड्स अक्रॉस अमेरिका की एड देखते हैं। अब जिन्हें हैंड्स अक्रॉस अमेरिका के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं संक्षिप्त में बता दूं कि 25 मई 1986 को अमेरिका में सचमुच में एक बेनिफिट इवेंट स्टेज किया गया था, जहां तकरीबन 65 लाख लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के 15 मिनट के लिए ह्यूमन चेन बनाए थे। यह ह्यूमन चेन अमेरिका के सारे मेजर स्टेट से होकर गुजर रही थी और कई पार्टिसिपेंट्स लाइक एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन इत्यादि इस इवेंट के जरिए मनी भी डोनेट कर रहे थे।
इस इवेंट को करके गरीबी और भूखमरी को मिटाने का मैसेज दिया जा रहा था और इस इवेंट से कलेक्ट हुए पैसे लोकल चैरिटीज़ को डोनेट किया गए थे। तो इसके बाद हम व्यूअर्स टीवी पे सांता क्रूज बीच की ऐड देखते हैं और मूवी के ठीक अगली सीन में हम व्यूअर्स एक बच्ची को अपने माता पिता के साथ सांता क्रूज बीच फेयर में एंजॉय करते देखते हैं। इस बच्ची का नाम एडिलेड था और एडिलेड के पिता बीच पे एक गेम खेल रहे थे जिसे जीतने के बाद उन्हें एक माइकल जैक्सन की टी शर्ट मिलती है और वो ये टी शर्ट एडिलेड को पहना देते हैं। तो बीच पे घूमते घूमते एडिलेड थोड़ा भटक जाती है और वो एक मिरर हाउस के पास पहुंचती है जिसके बाहर लिखा था फाइंड योरसेल्फ। एडिलेड इस मिरर हाउस के अंदर जाती है जहां उसे अपनी ही एक परछाई दिखती है, बट टू आवर शॉक ये परछाई नहीं बल्कि एडिलेड की एक डॉपलगैंगर थी। जी हाँ दोस्तों, अब जिन्हें डॉपलगैंगर का अर्थ नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अगर कोई इंसान हूबहू आपकी तरह दिखता है तो उसे हम आपका डॉपलगैंगर कह सकते हैं। तो अपने जैसा सेम इंसान को देख एडिलेड वॉज इन शॉक और वो किसी तरह भागकर अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है। इस घटना से छोटी एडिलेड को इतना शॉक लगा था कि वो बोल तक नहीं पा रही थी और एडिलेड के पेरेंट्स का कहना था कि सांता क्रूज बीच से लौटने के बाद उनकी बेटी एकदम बदल गई है। यहाँ सीन चेंज होती है जहाँ हम व्यूअर्स को पिंजरों में रखे कुछ खरगोश दिखते हैं। तो इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां एडिलेड अब बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है। एडिलेड के पति का नाम गेव विल्सन था और उसके बच्चों का नाम जोरा और जेसन था। गेव वॉज प्लानिंग कि इस वेकेशन वो अपने परिवार के साथ सांता क्रूज बीच जाएंगे, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एडिलेड को सांता क्रूज बीच जाने का एकदम भी मन नहीं था। शायद एडिलेड अब तक अपनी बचपन की बात भुला नहीं पाई थी जहां उसने खुद की ही हमशक्ल को देखा था और वो आज तक सांता क्रूज बीच पे जाने से डर रही थी। गेव किसी तरह एडिलेड को मना लेते हैं और विल्सन परिवार सांता क्रूज बीच पे अपनी हॉलीडेज मनाने जाते हैं। बीच पे हम व्यूअर्स गेव के फ्रेंड जॉश को भी देखते हैं और जॉश की बीवी का नाम किटी था। इन दोनों की ट्विन डॉटर्स थी और ये सभी लोग बीच पे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। गेव अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए एक बोट परचेज करता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि यहाँ सभी लोग एकदम चिल मूड में थे। तो बीच पे खेलते खेलते जेसन कुछ दूर भटक जाता है जहां वो भी ठीक उसी मिरर हाउस के करीब पहुंचता है जहां बचपन में एडिलेड गई थी। जेसन वहां बाहर एक इंसान को अजीब से पोजीशन में खड़ा देखता है और इस इंसान ने रेड जंप सूट पहन रखा था। इस इंसान के हाथों से खून टपक रहा था और ये सब देख जेसन फौरन ही अपने फैमिली की तरफ वापस आने लगता है। दूसरी तरफ एडिलेड अपने बेटे को ढूंढ रही थी और जेसन को अपनी तरफ आता देख एडिलेड एकदम एब नॉर्मल बिहेव करती है, मानो वो किसी अनजान बात से डरी हुई थी। जेसन भी अपने परिवार को उस अनजान रेड ड्रेस वाले इंसान के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन वो उसकी एक ड्राइंग ज़रूर बनाता है। एनीवेज, विल्सन परिवार रात होते वापस अपने बीच हाउस में आती है जहां एडिलेड गेव को अपनी बचपन की वो कहानी सुनाती है जिसमें उसने खुद के हमशक्ल को देखा था। एडिलेड का कहना था कि वो आज तक अपनी उस हमशक्ल से डरती है क्योंकि शायद वो एडिलेड का पीछा कर रही होगी। अब ऑब्वियसली इन बातों को गेब काफ़ी हल्के में लेता है, लेकिन तभी हम व्यूअर्स 4 लोगों को इनके बीच हाउस के बाहर खड़े देखते हैं। गेब इन अनजान लोगों को डरा कर भगाने की कोशिश करता है और एडिलेड पुलिस को फ़ोन मिलाती है हु वर 14 मिनट्स अवे, लेकिन ये 4 अनजान लोग तब तक इस फैमिली पे अटैक करके इनके घर के अंदर घुस जाते हैं। Now here comes the scary part, जहां हम व्यूअर्स इन 4 अनजान लोगों की शक्ल देख पाते हैं और ये लोग विल्सन फैमिली के डॉपलगैंगर्स थे। जी हाँ दोस्तों, एडिलेड के डॉपलगैंगर का नाम रेड था, जेसन के डॉपलगैंगर का नाम प्लूटो, गेब का डॉपलगैंगर का नाम अब्राहम था और जोरा के डॉपलगैंगर का नाम अम्ब्रे था। इन सभी डॉपलगैंगर्स में एक रेड ही थी जो बहुत ही अजीब तरह से बोल पा रही थी क्योंकि बाकी लोग को शायद बोलना तक नहीं आता था। रेड एक कहानी सुनाती है जिसमें देयर वॉज ए गर्ल और उस गर्ल की एक शैडो थी। गर्ल को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने मिले, लेकिन उसकी शैडो को नुकीले खिलौने से खेलना पड़ा जिससे उसकी हाथ कट गई। गर्ल बहुत ही टेस्टी फूड खाया करती थी, लेकिन उसकी शैडो खरगोश के कच्चे मांस खाती थी। गर्ल बड़ी होकर एक खूबसूरत नौजवान से शादी कर ली जिसे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी शैडो को बिना मर्जी के सिमिलर इंसान से शादी करनी पड़ी जिसे वो प्यार तक नहीं करती थी। गर्ल को 2 प्यारे बच्चे हुए, लेकिन उसके शैडो के बच्चे मॉन्स्टर्स की तरह थे।
इस कहानी को सुनाने के बाद सारे डॉपलगैंगर्स अपने सेम शक्ल वालों को मारने के लिए अलग अलग जगह ले जाते हैं। लाइक अब्राहम गेब को घर के बाहर ले जाता है, अम्ब्रे जोरा को भागने बोलकर उसका पीछा करती है, प्लूटो जेसन के साथ एक क्लोजेट के अंदर जाता है और रेड एडिलेड को घर में हथकड़ियाँ पहना देती है। अब्राहम और गेब के बीच हाथापाई होती है जिसमें गेब किसी तरह अपने डॉपलगैंगर को हरा देता है और जोरा किसी तरह अम्ब्रे से दूर भागती है। प्लूटो जेसन के एक्शंस को हूबहू कॉपी करता था और जेसन उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाकर क्लोजेट में बंद कर देता है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि प्लूटो की शक्ल जली हुई थी और क्लोजेट में बंद होने के कारण वो अजीब सी ग्रंटिंग नॉइज निकाल रहा था। रेड प्लूटो को देखने जाती है और तब तक एडिलेड अपने बेटे जेसन के साथ यहाँ से भाग जाती है। भागकर विल्सन परिवार के लोग कोस्ट लाइन पे पहुँचते हैं जहाँ गेब अपनी बोट लेकर आया था और ये परिवार इस बोट पे बैठकर भाग जाती है। भागकर ये लोग सीधा जॉस और किटी के घर पहुंचते हैं जहां दे रियलाइज कि शहर में सभी लोग के डॉपलगैंगर्स आ गए हैं और वो ओरिजिनल लोग को जान से मार रहे हैं। जॉस, किटी और उनकी डॉटर्स भी अपने डॉपलगैंगर्स द्वारा मारे जा चुके हैं और ये डॉपलगैंगर्स विल्सन परिवार पे भी अटैक करते हैं। विल्सन्स इन्हें मार गिराते हैं और घर में न्यूज़ ऑन करने पे इन्हें पता चलता है कि डॉपलगैंगर्स ने पूरी शहर में तबाही मचा रखी है और ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के काइंड ऑफ एक लाइन बना रहे हैं। ये लोग खुद को टेथर्ड बुला रहे हैं और रिपोर्टर का मानना था कि ये सब काइंड ऑफ प्रोटेस्ट है बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। इन सभी ने एक लाल जंपसूट पहन रखा था और इन सभी के हाथ में एक सिजर है। अब दोस्तों ये लोग कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिलेगा। एनीवेज, हम व्यूअर्स विल्सन फैमिली को जॉस की कार लेकर यहाँ से भागते देखते हैं जब उन्हें रास्ते में अम्ब्रे दिखती है। जोरा कार को अम्ब्रे के ऊपर चढ़ा देने की सोचती है लेकिन अम्ब्रे किसी तरह कार के छत पे आकर इन पे हमला कर देती है। विल्सन्स इस हमले से बचते हुए अम्ब्रे को मार गिराते हैं और वो सीधा सैंटा क्रूज बोर्ड वॉक की तरफ जाते हैं। बोर्ड वॉक पहुँचने पर उन्हें अपनी ही कार जलती हुई दिखती है और वो लोग यहाँ प्लूटो को भी देखते हैं। अब इससे पहले प्लूटो इन पे हमला करता, जेसन बाहर आकर अपनी स्टेप्स पीछे लेने लगता है। नाउ एज वी ऑल नो, प्लूटो जेसन की स्टेप्स को कॉपी करता था। प्लूटो भी जेसन की तरफ पीछे चलने लगता है और चलते चलते प्लूटो उस जल रही कार की आग की लपेटों में आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मीनवाइल रेड यहाँ आती है और वो जेसन को किडनैप करके भाग जाती है। तो जेसन के गायब होने के बाद एडिलेड वापस से सैंटा क्रूज बीच के मिरर हाउस में जाती है जहां उसने बचपन में अपनी डॉपलगैंगर को देखा था। इस मिरर हाउस में एडिलेड को एक सीक्रेट डोर मिलता है और इस डोर के अंदर एक बड़ी सी एस्केलेटर थी। एस्केलेटर से नीचे जाने के बाद एडिलेड एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाती है जहां उसे ढेर सारे रैबिट्स दिखते हैं। एडिलेड इस टनल के एक रूम में जाती है जहां उसे रेड दिखती है। रेड बताती है कि कई साल पहले गवर्नमेंट ने इन टनल्स के अंदर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था द टेथर्ड। इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट सरफेस पर रह रहे लोगों की क्लोन्स बनाने में कामयाब हो गए थे और ऐसा करने के पीछे का मकसद था क्लोन्स द्वारा सरफेस पीपल को कंट्रोल कर पाना। सबसे पहले क्लोनिंग की एक्सपेरिमेंट्स रैबिट्स पे करी गई थी और वहाँ सक्सेस मिलते ही गवर्नमेंट ने इंसानों के क्लोन्स भी बना दिए। अब दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गई क्योंकि साइंटिस्ट्स क्लोन्स तो बना पाए लेकिन वो इंसानों की सोल यानी आत्मा को नहीं बना पाए। इस वजह से ये क्लोन्स किसी काम के नहीं थे और वो टेथर्ड होने की वजह से सिर्फ सरफेस पीपल की नकल करते रहते थे। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अबैंडन यानी कि बिल्कुल ही बहिष्कृत या छोड़ दिया और ये क्लोन्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंडरग्राउंड टनल्स में हमेशा हमेशा के लिए सड़ते रहे। ये लोग सरफेस पीपल की एक्टिविटीज़ को कॉपी करते थे, सेम वे में ब्रीड करते थे, सेम इंसान से शादी करते थे एंड फॉर फूड ये लोग रैबिट्स के कच्चे मांस को खाते थे। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि रैबिट्स आपस में काफ़ी जल्दी ब्रीड करते हैं और यही वजह है कि इन क्लोन्स को हमेशा पर्याप्त खाना मिलता था ऑल्दो इट वाज ए रॉ मीट। रेड बताती है कि वो इन सभी क्लोन से अलग थी और यही वजह है कि वो थोड़ी अजीब सी आवाज़ में बोल सकती थी जबकि ये सारे क्लोन्स बोल नहीं सकते थे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये एक ग्रंटिंग टाइप की साउंड निकालते थे। रेड इन सभी क्लोन्स की लीडर बन के सामने आई थी। ये सब रेड को तब पता चला जब एक रात सरफेस पे रह रही एडिलेड का डांस कंपटीशन था और नीचे उसकी डॉपलगैंगर भी सेम तरह से डांस कर पा रही थी जिसे देखकर सारे क्लोन्स वेर इन शॉक।
क्लोन समझ चुके थे कि रेड वॉज क्वाइट डिफरेंट और रेड इन डॉपलगैंगर्स को अपने रियल वन से अनटेथर करना सिखा पाई, जिससे वो एक आर्मी बनाकर सरफेस पीपल पे हमला कर सके। अब दोस्तों रेड बाकी क्लोन से अलग क्यों थी, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा राज है। एनीवेज मूविंग फर्दर इनटू द स्टोरी, हम जो एडिलेड और रेड को आपस में लड़ते देखते हैं और इस लड़ाई में एडिलेड किसी तरह रेड को मार पाती है। एडिलेड को वहां अपना बेटा जेसन भी मिल जाता है और वो उसे लेकर वापस सरफेस पे आती है। विल्सन परिवार फौरन ही एक एम्बुलेंस में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं जब हम व्यूअर्स के सामने एक बहुत ही बड़ी ट्विस्ट आती है। यहाँ सीन चेंज होकर 1986 के उस रात की आती है जब छोटी एडिलेड ने पहली बार अपनी डॉपलगैंगर को बचपन में देखा था। एडिलेड की क्लोन ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था और फिर वो एडिलेड को घसीट कर अंडरग्राउंड ले गई। इस क्लोन ने एडिलेड के कपड़े पहन लिए और फिर वो रियल एडिलेड को अंडरग्राउंड टनल में छोड़कर खुद सरफेस पे आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, रियल एडिलेड बचपन से आज तक अंडरग्राउंड टनल में फंसी रही और उसकी क्लोन सरफेस पे आकर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी। यही वजह है कि 1986 यानी 1986 में बीच पे अपने पेरेंट्स को मिलने के बाद एडिलेड कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि वो एडिलेड नहीं बल्कि उसकी क्लोन थी और उसे बोलना आता ही नहीं था। सरफेस पे रहकर इस क्लोन ने आम इंसान की तरह रहना, बोलना, हंसना, रोना और सब कुछ सीख लिया और उसे ये बात पता थी कि नीचे अंडरग्राउंड में कई क्लोन्स हैं। इसी वजह से एडिलेड वापस सेंटा क्रूज बीच पे आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रियल एडिलेड सरफेस पे आकर उस पे हमला ना कर दे। इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम क्लोन्स को एक सही जिंदगी देते हैं सरफेस पे, तो वो लोग भी हमारी तरह हर काम कर सकते हैं, हमारे साथ घुल मिल सकते हैं, हालांकि उनके अंदर सोल नहीं होगा। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स ये बात भी समझ पाते हैं कि रेड बाकी क्लोन से अलग क्यों थी, क्योंकि वो क्लोन थी ही नहीं। रेड तो एक्चुअल में रियल एडिलेड थी जिसे उसके क्लोन ने बचपन में ही अंडरग्राउंड छोड़ दिया था। यही वजह है कि रेड डांस कर पाती थी और वो बोल भी पाती थी। रियल एडिलेड को हमेशा से पता था कि सरफेस पे एक अच्छी दुनिया है और वो इन क्लोन्स की आर्मी बनाने में लग गई। नाउ एज वी ऑल नो, जिसके पास आवाज़ है वही लीडर हो सकता है और इसलिए ये सारे क्लोन्स रियल एडिलेड को अपना लीडर मानने लगे और कई सालों तक प्लानिंग करने के बाद रियल एडिलेड इन सारे क्लोन्स की मदद से सरफेस वर्ल्ड पे अटैक कर दी। बाकी क्लोन्स अपने रियल वंस को बहुत जल्द ही मार दे रहे थे, लेकिन रियल एडिलेड अपनी क्लोन को उसकी मिस्टेक रियलाइज करवाना चाहती थी। बट फिर भी अंत में तो क्लोन ने ही रियल एडिलेड को जान से मार ही डाला। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स इस क्लोन को स्माइल करते देखते हैं और जेसन अपनी माँ की तरफ इस प्रकार देख रहा था मानो वो इन चीज़ों को समझ गया है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर होंगे, इसलिए मैं आप सभी के सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए इस फिल्म से जुड़ी कुछ थ्योरीज पे प्रकाश डालूंगा। तो दोस्तों जब मूवी की शुरुआत होती है तो हम व्यूअर्स को हैंड्स अक्रॉस अमेरिका की ऐड दिखती है और इस ऐड का मूवी में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। एडिलेड ने बचपन में इस ऐड को देखा था और अंडरग्राउंड टनल्स में कैद होने के बाद एडिलेड ने इसी चैरिटी इवेंट को अपना इंस्पिरेशन मानकर क्लोन्स को ट्रेन किया ताकि ये क्लोन्स भी सरफेस वर्ल्ड में हमला करके सेम वे में खड़े होकर अपनी मैसेज को साफ साफ गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। इनका मैसेज था कि इवन दीज क्लोन्स डिजर्व अ बेटर लाइफ और यही वजह है कि हम व्यूअर्स मूवी में इन क्लोन्स को एक लाइन बनाकर खड़ा होते हुए देख पाते हैं। अब इन क्लोन्स को अगर अच्छी जिंदगी मिलती तो ये भी हम ह्यूमंस की तरह हो सकते थे और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एडिलेड खुद है, क्योंकि वो एक क्लोन ही थी जो सरफेस पे कई सालों से रह रही थी और वो नॉर्मल इंसान की तरह शादी की, लोगों से मिंगल करी और उसके बच्चे भी हुए और वो एकदम से नॉर्मल हो गई थी, हालांकि उसके पास सोल नहीं था। अब दोस्तों अगर आप इस फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो यू विल नोटिस कि डायरेक्टर जॉर्डन पेले ने हमें शुरुआत से ही बड़ी एडिलेड का क्लोन होने की हिंट दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल बीच पे किटी से बात करते वक्त एडिलेड बताती है कि शी वॉज ए वीगन, यानी वो नॉनवेज नहीं खाती है। दिस सिग्निफाइज कि बचपन में इस क्लोन ने रैबिट के कच्चे मांस को खाकर अपना गुजारा किया था और सरफेस वर्ल्ड में आने के बाद शी इज ट्राइंग टू चेंज हरसेल्फ कंप्लीटली। मोरओवर मूवी के एक सीन में हम एडिलेड को एक रैबिट टॉय की तरफ अट्रैक्ट होते देखते हैं, क्योंकि उसका बचपन रैबिट्स के साथ ही गुजरा था। वेकेशन पे जाते वक्त एडिलेड कार में चल रहे सॉन्ग्स की बीट्स देने की कोशिश करती है, बट शी वॉज कंप्लीटली ऑफ द बीट, क्योंकि क्लोन्स वे नॉट डिजाइन टू फील दीज थिंग्स। इन सब के
अलावा हम एडिलेड को मूवी में कई बार क्लोन्स के लिए सिंपैथेसाइज करते देखते हैं, विच वॉज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि ये क्लोन्स तो इन्हें मारने के लिए ही आए थे। अब अगर हम इन क्लोन्स के ड्रेसिंग की बात करें तो हम व्यूअर्स इन्हें रेड जंप सूट, वन हैंडेड ग्लव्स और गोल्डन सीजर्स के साथ देखते हैं, विच हैज़ अ डीपर मीनिंग। मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स छोटी एडिलेड को माइकल जैक्सन की थ्रिलर टी शर्ट डिमांड करते हुए देखते हैं और थ्रिलर सॉन्ग की वीडियो में माइकल जैक्सन ने वन हैंडेड ग्लव पहन रखा था। रेड ने इसी को अपना इंस्पिरेशन मानकर ड्रेस कोड में ग्लव्स को इंक्लूड किया और वो पुरानी हॉलीवुड फिल्म्स को ध्यान में रखकर ही रेड जंप सूट भी डिजाइन करी थी। सीजर्स का डायरेक्ट रेफरेंस द नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट मूवी से है, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, सीजर्स एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सिग्निफाई करती है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज टू आइडेंटिकल बॉडीज कनेक्टेड विथ वन सोल। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह दो सीजर दो सिमिलर ब्लेड से बनी होती है जिनको एक बोल्ट बीच में कनेक्ट करता है, ठीक उसी प्रकार ह्यूमंस और उनके क्लोन्स भी एकदम सिमिलर थे, जिन्हें उनका सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। पूरी मूवी में रेड का यही मकसद था कि वो किसी तरह से इस कनेक्शन को काट दे ताकि शी कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ व्हाट शी डिजर्व्ड। नाउ एक और ईस्टर एग हमें इस फिल्म में मिलती है जब हम एक इंसान को जेरेमाया 1111 की बोर्ड लिए खड़े देखते हैं। इस इंसान का क्लोन हमें टनल में दिखता है और उसके सर पे भी 1111 कटा हुआ था। नॉट ओनली दैट, फिल्म में कई जगह हमें 1111 दिखाई जाती है, जैसे डिजिटल टेबल क्लॉक का टाइम इनसाइड द हाउस, बेसबॉल मैच का स्कोर विच वॉज टाइड विथ 1111, विल्सन फैमिली की शैडो ऑन द बीच विच लुक्ड लाइक 1111। दोस्तों, इन चीज़ को डायरेक्टर ने मूवी में बार बार दर्शाया है क्योंकि इसके पीछे एक डीपर मीनिंग है। अगर आप जेरेमाया 1111 गूगल करेंगे तो आपको एक किताब के बारे में पता चलेगी जिसका नाम है द बुक ऑफ जेरेमाया। यह किताब बाइबल्स ओल्ड टेस्टामेंट का एक हिस्सा है और अगर आप हेब्रू या फिर क्रिश्चियन बाइबल की इंग्लिश वर्जन वाले किताब को देखेंगे तो वहां आपको जेरेमाया से रिलेटेड एक पैराग्राफ मिलेगी। द पैराग्राफ सेज, Therefore thus saith the Lord, behold I will bring evil upon them, which they shall not be able to escape, and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them। अर्थात अगर इंसान गलत भगवान की पूजा करता है तो भगवान उन पे बहुत ही कष्ट या फिर दुख बरसाएगा और भगवान उनकी मदद करने नहीं आएंगे, इवन इन द आवर ऑफ नीड। फिल्म में हम वो सभी सरफेस कैरेक्टर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी इन्वेस्टेड देखते हैं और समय आने पे यही टेक्नोलॉजीज़ इंसान की कोई मदद नहीं कर पाती क्योंकि वो लोग इन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टेड थे, नॉट इन्वेस्टेड इन द गॉड। फॉर एग्जाम्पल, एडिलेड 911 को कॉल लगाती है लेकिन द पुलिस वॉज 14 मिनट्स अवे। किटी अपने घर में पड़े वॉइस असिस्टेंट की मदद से पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है लेकिन ये वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट म्यूजिक प्ले कर देता है। गेब विल्सन बीच पे एक बोट खरीदता है लेकिन विल्सन परिवार बोट की मदद से ज्यादा दूर भाग नहीं पाते हैं, इत्यादि। 1111 हमें क्लोन्स की एग्जिस्टेंस को भी दर्शाता है क्योंकि अगर आप 1111 को उल्टा लिखे तो भी ये सेम दिखेगा और ये नंबर्स एक कोलन द्वारा कनेक्टेड है जो इनकी सोल्स को सिग्निफाई करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम मोर ईस्टर एग्स, हम व्यूअर्स जोरा को यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहे वाटर फ्लोरिडेशन के बारे में बातें करते देखते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि यूएस गवर्नमेंट सप्लाई वाटर में फ्लोराइड मिलाती है और उनका कहना है कि इससे इंसानों के दांत जल्दी नहीं सड़ेंगे। इस बात पे कई केसेस चले हैं और कई थ्योरिस्ट्स का मानना है कि फ्लोराइड के रेगुलर कंजम्पशन से एक इंसान मंद बुद्धि होते जाता है जिससे उन्हें कंट्रोल कर पाना आसान होगा। सो इन शॉर्ट, अस मूवी में हमें इस बात को दर्शाया गया है कि गवर्नमेंट ने पहले लोगों को फ्लोराइड देकर मेंटली स्लो किया और फिर दे वर प्लानिंग कि वो सभी इंसान को उनके क्लोन्स द्वारा कंट्रोल कर पाएंगे, बट लकीली ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गया। इन रियल लाइफ यूएस में बॉटल्ड वाटर मैन्युफैक्चरर्स को ये इजाज़त है कि वो अपनी बॉटल्ड वाटर पे फ्लोराइड की मात्रा को छुपा सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इस बात पे कई केस चल रही है और इसकी डिटेल्स आप इंटरनेट पे पढ़ के ले सकते हैं क्योंकि मैं फिलहाल अस मूवी से रिलेटेड कुछ और थ्योरीज पे बात करूंगा। नाउ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायरेक्टर जॉर्डन पेले ने अस से पहले गेट आउट मूवी बनाया था और उनका कहना था कि ये दोनों फिल्म सेम यूनिवर्स में हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात से साफ साबित होता है कि इन दोनों फिल्मों में कुछ तो लिंक ज़रूर है और इस लिंक के बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। अब हालांकि ये बातें गलत भी हो सकती है बट इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपके सामने वो सारी बातें रखूं। तो दोस्तों, ह्यूमन क्लोनिंग का प्रोजेक्ट शायद 1970s में चल रहा होगा और इसे उसी टाइम कभी अबैंडन भी किया गया होगा। इस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा खर्च हुआ होगा विच वॉज ए ह्यूज वेस्ट ऑफ मनी और इसीलिए कुछ एलिट क्लास लोगों ने एक दूसरा मोर फोकस्ड प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वो खुद को दूसरे की बॉडी में डालकर हमेशा के लिए अमर बना सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट छोटा था, लेस एक्सपेंसिव था, मोर फोकस था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को सभी इंसान पे नहीं बल्कि उन चंद लोगों पे ही किया जाता जो इस ट्रांसप्लांट को अफोर्ड कर सकते थे और जो इलीट क्लास ऑफ पीपल है। मतलब अगर जनता को कंट्रोल नहीं कर सके तो खुद को ही अमर बना लो, जिससे आप इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहो। और चूंकि आप हमेशा से इस दुनिया में रहोगे और आपके पास अथाह पैसा है, यू आर काइंड ऑफ ए रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसा ही कुछ हमें गेट आउट मूवी में देखने को मिला और इट इज़ हाईली पॉसिबल कि जो लोग क्लोनिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे वही लोग ट्रांसप्लांटेशन का काम भी कर रहे थे। सो आई थिंक दिस इज बेसिकली द लिंक बिटवीन गेट आउट एंड अस मूवी। अब दोस्तों, अगर आप रेडिट पे जाते हैं तो आपको वहाँ अस मूवी से रिलेटेड हज़ारों थ्योरीज मिलेंगी, जैसे कि जेसन भी एक क्लोन था एज ही गॉट स्विच्ड इन हिज लास्ट समर हॉलीडेज। जी हाँ दोस्तों, जेसन अपने आप को स्विच कर चुका था अपने लास्ट समर हॉलीडे में और यही वजह है कि जेसन की क्लोन प्लूटो का शक्ल जला हुआ था ताकि वो कुछ बोल भी ना सके। ये बात एक और चीज़ से प्रूव होती है कि जेसन अपनी मैजिक ट्रिक को एकदम अचानक से भूल गया था, विच वॉज क्वाइट अनकॉमन, क्योंकि पहले जेसन इस ट्रिक को बहुत ही आसानी से कर पा रहा था। बट इस थ्योरी के अगेंस्ट में भी बहुत सारी बातें हैं, सो वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस थ्योरी। इन सब के अलावा आपको रेडिट पे कई और थ्योरीज मिलेंगी, जैसे फ्लोराइड वाटर कॉन्स्पिरेसी जो कि कई देशों में चल रहा है, अर्लियर ह्यूमन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सिंबलिज्म्स, मोर लिंक्स विद गेट आउट मूवी इत्यादि। लेकिन अगर मैं इन सब पे डिटेल में बात करूंगा तो शायद ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। इसीलिए इन थ्योरीज और कुछ गवर्नमेंट की सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के बारे में हम अपनी आने वाली लेट नाइट शोज में जरूर बात करेंगे। फिलहाल मैं वीडियो के अंत में आप सभी को अस फिल्म की टाइटल का मीनिंग बता के विदा करूंगा। तो दोस्तों, इस फिल्म का नाम अस रखने के पीछे का मकसद एकदम क्लियर था। ये टाइटल अस यानी कि ह्यूमंस और उनके क्लोन्स के बारे में दर्शाता है और इसके साथ यूएस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में ही हो रहे थे। इसके अलावा अस सिग्निफाइज द गुड एंड द इविल इनसाइड एवरी वन ऑफ अस, यानी कि हम सभी के अंदर कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस अ पर्सन ऑन द होल।